नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि जो 18 पीरिएटर आर्म ड्रोन्स खरीदे जाने हैं भारत की तीनों सर्विसेज के द्वारा, जिसे कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सौदे के तहत खरीदा जाएगा। इस पर अब फैसला भारत सरकार की जल्द ही जो कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस के साथ मुलाकात होने वाली है अप्रैल के महीने में, उस दौरान इस पर फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा जो हमारी नेशनल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि भारत की हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निकल इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसी कही जाती है, वो भी अब 8 तापस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन को खरीदने वाली है, जिनका इस्तेमाल बॉर्डर सर्विलांस और रिकॉग्निजेंस के लिए किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत की बेंगलुरु आधारित डेटा पैटर्न ने स्वीडिश फर्म साप ग्रुप के साथ मिलकर एक एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डेमो सिस्टम तैयार किया है, जिसे कि ये कंपनी एरो इंडिया 2023 में भी प्रदर्शित करेगी। इसके अलावा डेटा पैटर्न फाइटर जेट्स की स्टेल्थ क्षमता को बढ़ाने के लिए भी काम कर रहा है, जो कि फाइटर जेट्स को लो फ्रीक्वेंसी रडार सिस्टम से बचाएगी। यही नहीं, डेटा पैटर्न ने दावा भी किया है कि उन्होंने एक ऐसी तकनीक को भी तैयार किया है जिससे कि लो फ्रीक्वेंसी जो रडार सिस्टम है वो 200 से 300 मेगाहर्ट्ज में स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दरअसल HAL ब्राजीलियन फर्म एम्ब्रेयर के साथ बातचीत कर रहा है C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट को भारत में बनाने के लिए, लेकिन हाल ही में भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया है, उसमें इस एयरक्राफ्ट को अनसुटेबल यानी कि अनुपयुक्त बताया गया है, जिसका कारण है कि इसका जो इंटरनल कार्गो क्षमता है वो 23 टन की है। ऐसे में HAL ने एक स्केलेबल प्लेटफॉर्म बनाने का वादा किया है, जिसे कि पार्टनरशिप के तहत बनाया जाएगा एम्ब्रेयर के साथ मिलकर, और ये 30 टन की पेलोड ले जाने की क्षमता वाला मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होगा, जो कि धीरे धीरे भारतीय वायुसेना में मौजूद IL-76 की जगह लेगा, वो भी बाद के चरणों में। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। भारत को अभी रशिया के पिछले हथियारों की खरीद के जो बचे हुए पैसे हैं उन्हें रशिया को देने के लिए भारत 3 विकल्पों पर बात कर रहा है, जिसमें कि पहला, रूबल पेमेंट को चाइनीज या युआन और UAE दिरहम में देने की बात कही जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि 2022 से ही भारत रशिया को पेमेंट नहीं दे पा रहा है, जिसका साफ सा कारण है जो सैंक्शन लगे हैं, ये एक बड़ी वजह बना है। लेकिन रशिया ने कहा कि वो भारत को स्पेयर पार्ट्स और जो बड़े मिलिट्री ऑर्डर्स हैं जैसे कि S-400 सिस्टम, उन्हें भारत को क्रेडिट पर देता रहेगा। लेकिन रशिया ने ये भी यहाँ पर कह दिया है कि वो ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं कर सकता। अगर भारत टाइम पर पेमेंट नहीं देगा तो इससे फ्रिगेट्स और आखिर के 2 बचे हुए जो S-400 के स्क्वाड्रन्स है उनकी डिलीवरी प्रभावित होगी। इसके अलावा रशिया ने एक और सुझाव भारत को दिया है कि भारत रशिया की सरकारी एंटरप्राइजेस में स्टेक ले सकता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में ये बात बताया था कि रशिया अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट चेकमेट की पेशकश कर रहा है। ऐसे में भारतीय वायुसेना की तरफ से यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया गया है कि भारत रशिया के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेगा, और भारत ने पहले से ही विदेशी निर्मित जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं जैसे कि F-35 और Su-57 पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। और भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने AMCA फाइटर जेट, जो कि 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है भारत का, उसका मजबूती के साथ समर्थन किया है, क्योंकि भारत को दक्षिण कोरिया और तुर्की के 5वीं पीढ़ी के जो फाइटर जेट प्रोग्राम है उनसे बहुत कुछ देखने को और समझने को मिल रहा है, जो कि F-35 फाइटर जेट का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, और चीन के J-31 में वो कोई रुचि नहीं दिखाते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस वक्त अगर रशिया की भी बात करें तो उसे अपने इस Su-75 प्रोग्राम के लिए उसकी जो विश्वसनीय दोस्त है उनसे वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, यानी कि उसे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, और केवल भारत ही एक वो दोस्त है जो ये काम कर सकता है। लेकिन भारत साफ तौर पर अपनी मंशा को जाहिर कर चुका है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारत अपने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को जल्द ही अपग्रेड करना शुरू कर देगा, और ये जो फैसिलिटी है वो भारतीय फाइटर जेट्स के अभियानों का समर्थन करेगी, खासकर कि पूर्वी लद्दाख में। न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड अपग्रेड के बाद भारत की ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों उद्देश्य पूरे हो सकते हैं, वो भी सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट और राफेल जैसे घातक विमान के जरिए। न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को फाइटर जेट्स के अनुकूल बनाने के लिए इसमें करीबन 2.3 किलोमीटर रनवे का विस्तार किया जाएगा। हालांकि वर्तमान में इसका इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन काफ़ी सीमित था। चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर Mi-17 V5 और अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ C-130J जो सुपर हरक्यूलिस विमान है वही यहाँ से ऑपरेट हो रहे थे, क्योंकि न्योमा भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना दोनों के लिए रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। ये लेह हवाई क्षेत्र और LAC के बीच 190 किलोमीटर की महत्वपूर्ण दूरी तक फैला है।
बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद भारत सरकार का मुख्य फोकस डेवलपमेंट पर रहा है, जहां 2008 से 14 की अवधि के दौरान जो सीमा पर परियोजनाएं थी उसके लिए बजट केवल 3 से 4 हजार करोड़ रुपए था, जो कि अब 14,000 करोड़ रुपए तक बढ़ गया है, जिसमें कि पुल सड़क निर्माण पर तेजी से काम हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास देश की तैयारियों की चाबी है, ये सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि हम स्पष्ट रणनीतिक कारणों से चीन के साथ उत्तरी सीमाओं के साथ बुनियादी ढांचे के तेजी से विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एस जयशंकर जी ने आगे बताया कि 2008 से 2014 के बीच जो सड़कें बनी थी वो केवल 3,610 किलोमीटर की थी, जो कि 2014-2022 के बीच 6,806 किलोमीटर हो गए। 2014 से पहले 7.3 किलोमीटर के पुल बनाए गए थे, जिसे कि अब की सरकार ने बढ़ाकर 23.5 किलोमीटर तक कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना बेहतर तरीके से तैयार हो, ये सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश किए बिना कोई काम नहीं हो सकता। और जब भी भारत चीन सीमा को लेकर बहस होती है तो यही पूछा जाता है कि सीमा पर हमारी तैयारियां क्या है। तो ये जानना जरूरी है कि सीमा की सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे का विकास काफी जरूरी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि हम ऐसी सड़कें तैयार कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल साल भर के जवान कर सके, कभी भी और किसी भी परिस्थिति में वो सड़क प्रतिबंधित ना हो। इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, कुछ खबरें सामने आई है कि चीन ने जापान और भारत समेत कई देशों को निशाना बनाकर जासूसी गुब्बारे के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए हैं। और ये दावा तब किया गया है जब हाल ही में अमेरिकी सेना ने चीन के जासूसी गुब्बारे को खत्म कर दिया। अमेरिकी अधिकारियों ने भारत समेत अपने मित्रों और सहयोगियों को चीनी गुब्बारे से संबंधित जानकारी से भी अवगत कराया है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि गुब्बारे से निगरानी के प्रयास के तहत जापान, भारत, ताइवान, वियतनाम और फिलीपींस समेत कई देशों और चीन के लिए उभरते रणनीतिक हित वाले क्षेत्रों में सैन्य संपत्तियों संबंधी जानकारी एकत्रित की गई है। साथ ही अधिकारियों ने कहा है कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी वायुसेना की ओर से संचालित इन निगरानी गुब्बारों को 5 महाद्वीपों में देखा गया है। साथ ही कहा जा रहा है कि ये गुब्बारे पीआरसी के गुब्बारों के बेड़े का हिस्सा है, जिन्हें निगरानी अभियान चलाने के लिए विकसित किया गया है और उन्होंने अन्य देशों की संप्रभुता का उल्लंघन भी किया है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, एरो इंडिया 2023 अब जल्द ही शुरू होने जा रहा है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इस डिफेंस प्रदर्शनी के अवसर पर भारत और इजराइल के बीच कई नए रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। इजरायली एरोस्पेस के अध्यक्ष और सीईओ ने कहा कि एरो इंडिया 2023 के अवसर पर हम रक्षा क्षेत्र से जुड़ी भारतीय कंपनियों के साथ कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेंगे, यानी कि MOUs पर साइन किए जाएंगे। साथ ही इजराइल की तरफ से कहा गया है कि इस एरो इंडिया 2023 में वे कई प्रकार के ड्रोन, स्मॉल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, हवा से जमीन पर हमला करने वाले रॉकेट्स और हवाई व जमीनी खतरों का पता लगाने में सक्षम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को इजरायली रक्षा निर्यात करीबन 1.5 अरब डॉलर से 2 अरब डॉलर सालाना है। वहीं इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने भारतीय सशस्त्र बलों को वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली, रडार, सैटेलाइट, मानव रहित हवाई प्रणाली और प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म भी प्रदान किए हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ब्रिटेन का दौरा किया है और इस यात्रा में उन्होंने रूस के खिलाफ चल रहे युद्ध में सैन्य सहायता की मांग की है। यही नहीं, उन्होंने उन्नत नाटो लड़ाकू विमानों पर यूक्रेनी पायलटों को प्रशिक्षित करने का संकल्प लिया है। इससे पहले भी दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ब्रिटेन का दौरा कर चुके हैं। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की की ब्रिटेन यात्रा उनके देश के साहस, दृढ़ संकल्प, लड़ाई और हमारे दोनों देशों के बीच अटूट दोस्ती का एक वसीयतनामा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कीव को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति में तेजी लाई जाएगी और ब्रिटेन की सेना यूक्रेन के पायलटों को प्रशिक्षण भी देगी। तो फिलहाल के लिए ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के समझ में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।